इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। अगला टॉपिक है गांधीवादी दर्शन। गांधीवाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर असर डालने वाली सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण आदि के विचार इसमें शामिल किए जाते हैं। गांधी जी ने हिंदी स्वराज में अपने विचारों का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण किया है। बाकी स्थानों पर उनका लेखन कुछ बिखरा हुआ सा है। उनके विचारों पर ईसा मसीह, जैन दर्शन, जॉन रस्किन आदि का पर्याप्त प्रभाव है और इसे उन्होंने खुलकर स्वीकार भी किया है। गांधीवादी विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता है पश्चिमी विचारधाराओं का विरोध। पहली विशेषता क्या है? इन्होंने पश्चिमी विचारधाराओं का विरोध किया है। कैसे? गांधी जी पश्चिमी सभ्यता तथा पश्चिमी विचारधाराओं को प्राय अस्वीकार करते हैं। उनके समय में सोवियत संघ में समाजवादी प्रणाली चल रही थी, किंतु उन्होंने उसे इसलिए खारिज कर दिया कि एक तो वह हिंसा पर आधारित थी, लड़कर, और दूसरे तानाशाही के कारण उसने राज्य को इतनी शक्ति प्रदान कर दी थी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई थी। तो इसीलिए उन्होंने सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट है, उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में प्रचलित पूंजीवादी व्यवस्था को भी अनुचित बताया, क्योंकि वह मनुष्य को आवश्यकताओं को कम करने की बजाय उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती है। पूंजीवादी व्यवस्था क्या करती है? हमारी आवश्यकताओं को बढ़ाती है। जितने कम में काम चल सकता है उसमें नहीं चला रही, हमारी आवश्यकताओं को बढ़ा रही। नई नई चीज़ों की खोज होगी, फिर हमें उसकी आदत पड़ेगी, तो उससे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं। तो इसीलिए उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को भी स्वीकार नहीं किया, और क्योंकि वो क्या करती है? हमारी आवश्यकताओं को कम करने की बजाय बढ़ाती है, जिससे समाज में अशांति फैलती है और प्रकृति का शोषण होता है। उनका स्पष्ट मानना था कि हमें प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए जिससे हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाए, मतलब मिनिमम हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी हों, और उससे अधिक नहीं। उनका प्रसिद्ध कथन है, प्रकृति सभी मनुष्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, पर लालच को नहीं। वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लालच को पूरा नहीं कर सकती। फिर कहते हैं कि वे औद्योगिक प्रणाली, इंडस्ट्रियल सिस्टम के भी समर्थक नहीं थे। उन्होंने औद्योगिक प्रणाली का भी समर्थन नहीं किया, क्योंकि भारत देश जैसे देशों में बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा तो काम मशीनों से होगा, मशीनों से होगा तो जो लोग हाथों से काम कर रहे हैं बेरोजगार हो जाएंगे। तो इससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मतलब सारी पावर क्या होती है? सेंट्रलाइज, एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, सभी लोगों के बीच में नहीं रहती, क्योंकि जब लोगों की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी तो उनकी पावर भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने तकनीक को ज़्यादा महत्व दिए जाने का भी विरोध किया। हालांकि अपने अंतिम समय में वे तकनीक के उतने विरोधी नहीं रहे। वे मानने लगे थे कि जो तकनीकें बेरोजगारी को नहीं बढ़ाती उन्हें स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। तो पहली विशेषता हो गई पश्चिमी विचारधाराओं को विरोध। दूसरी विशेषता क्या थी? राजनीतिक विचार। उनके पॉलिटिक्स विचार क्या थे? राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर महात्मा गांधी सोवियत संघ की तानाशाही के भी विरोधी थे, डिक्टेटरशिप, जहां एक ही आदमी के हाथ में सारी पावर होती है। और जर्मनी व इटली में नाजीवाद और फांसीवाद के नाम पर चल रहे अधिनायकवादी या तानाशाही मूलक शासन तंत्र के भी खिलाफ थे, क्योंकि ये सभी व्यवस्थाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाती है। जर्मनी में नाजीवाद चल रहा था, जो कि जिसका नेता था हिटलर, और इटली में फांसीवाद चल रहा था जिसका नेता था मुसोलिन। तो उसके भी खिलाफ थे, क्योंकि वो समाज की ये सारी व्यवस्थाएं जो होती है व्यक्ति की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाती, किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रहने नहीं देती। सभी लोग एक ही व्यक्ति के गुलाम बन जाते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में प्रचलित उदार लोकतंत्र यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी भी उन्हें अस्वीकार थी, क्योंकि उसमें 51% लोगों के समर्थन के आधार पर 49% लोगों की आवाज़ के दबने की संभावना थी। अब लिबरल डेमोक्रेसी क्या थी? जो 51% लोग एक तरफ होंगे उनकी सरकार बनेगी, बाकी बचे 49%, तो वो उनकी आवाज़ दब जाएगी। गांधी जी ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति की भी चिंता की जाए, उसे सिर्फ इसलिए न छोड़ दिया जाए कि वह बहुमत में नहीं है। उदार लोकतंत्र के प्रति उनके विरोध की दूसरी वजह यह भी थी कि इसमें सभी दल सिर्फ अपने हितों को महत्व देते हुए सौदेबाजी करते, बार्गेनिंग, जैसा आज भी चल रहा है। एक कहता है मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा, एक कहता है मैं 2100 रुपये हर महीने दे दूंगा, ये सब चलता है। तो वो इसी के खिलाफ थे। इस बात से उन्हें सरोकार नहीं रहता कि पूरे समाज के लिए क्या उचित है। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश संसद को व्यंग की भाषा में मछली बाजार भी कहा। उन्होंने उसमें व्यंग करते हुए कहा कि ब्रिटिश संसद जो है एक मछली बाजार है, सभी लोग अपने फायदे के लिए बोली लगा रहे हैं। गांधी जी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें राज्य की शक्ति कम से कम हो। वे जानते थे कि हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग होता है और उसके आत्मिक उन्नति के लिए स्वतंत्रता की जरूरत होती है। जब राज्य की शक्तियां बढ़ती हैं तो राज्य ऐसे नियम थोपने का प्रयास करता है जिनसे सभी व्यक्तियों को कुछ यांत्रिक नियमों के अनुसार एक जैसा या समरूप जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
उन्हें अपने स्वधर्म के अनुरूप जीवन जीने का अवसर नहीं मिलता। फिर उनकी दृष्टि में सबसे बेहतर अवस्था वह होगी जब राज्य राजनीतिक ढांचे की जरूरत खत्म हो जाए, राजनीतिक ढांचे की जरूरत ही ना हो और सभी लोग आपसी समझदारी से ही काम चला लें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। इस विचारधारा को अराजकता कहा जाता है, क्योंकि सभी लोग अपनी मनमानी करेंगे तो वहां अराजकता हो जाएगी, तो इसको कहा जाता है अराजकतावाद। ठीक है। और इस बिंदु पर महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स परस्पर सहमत हैं। महात्मा गांधी जानते थे कि राज्य का निषेध करना बहुत आसान या व्यवहारिक नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल भी नहीं है। इसीलिए व्यवहारिक तौर पर उन्होंने ऐसे राज्य की वकालत की जो कम से कम शासन करता हो। उनका यह विचार अमेरिकी चिंतक हेनरी डेविड थोरो से प्रभावित था। गांधी जी एक ऐसी राजनीतिक संरचना चाहते थे जो अधिक से अधिक विकेंद्रीकृत हो, मतलब पावर एक के हाथ में ना हो, अलग अलग लोगों के बीच में बांट दी जाए। स्थानीय स्वशासन उनकी दृष्टि में इनका सर्वश्रेष्ठ तरीका है। वे चाहते थे कि ग्रामीण पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियां मिलनी चाहिए ताकि अपने गांव के मामलों को वही निपटा सकें, तथा ऊपर की शक्ति संरचना नीचे से निर्धारित होनी चाहिए। आगे चलकर जयप्रकाश नारायण तथा राम मनोहर लोहिया ने उनके इसी विचार को विस्तृत रूप प्रदान किया। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी उनके इस विचार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो ये था राजनीतिक विचार। अब गांधी जी का आर्थिक विचार, तीसरी विशेषता है आर्थिक विचार। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में गांधी जी के विचार अपने समय में अधिकांश विचारकों से अलग थे। ये विचार भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और समाजवादी मूल्यों के समन्वय से बने हैं। उदाहरण के लिए मानते थे कि व्यक्ति को तब तक भोजन करने का अधिकार नहीं मिलता जब तक वह पर्याप्त श्रम ना करे। जब तक वो मेहनत नहीं करेगा उसे भोजन करने का भी अधिकार नहीं है। वे औद्योगिक उत्पादन प्रणाली के स्थान पर ग्रामीण स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को उचित मानते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना श्रम करेगा। ग्रामीण समाज कुल उत्पादन में से उनकी जरूरतों के अनुसार संसाधन उसे देगा और प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत कम हो जाएंगी। गांधी जी ने मार्क्सवादियों की तरह निजी संपत्ति का विरोध नहीं किया, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो, और ना ही उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व की वकालत की, क्योंकि इन प्रक्रियाओं में न सिर्फ अत्यधिक हिंसा शामिल होती है बल्कि राज्य की शक्तियां भी बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। उनका विश्वास हृदय परिवर्तन के सिद्धांत में था, मतलब लोगों का हृदय परिवर्तन होना चाहिए। उसी के अनुरूप उन्होंने न्यासिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के मुताबिक पूंजीपतियों को उनकी संपत्ति से वंचित तो नहीं किया जाएगा, किंतु पूंजीपतियों का अपना दायित्व बनता है कि वे खुद को अपनी संपदा का मालिक नहीं, सिर्फ न्यासी यानी कि ट्रस्टी समझे। उसको अपना मालिक नहीं समझना चाहिए, ट्रस्टी समझना चाहिए, और अपनी जरूरत भर का उपभोग कर लेने के बाद शेष सारा धन समाज के वंचित वर्गों के कल्याण में लगा देना चाहिए। उनका सामाजिक विचार क्या था? गांधी जी के समाज संबंधी विचार भी भारतीय राजनीति में काफी चर्चित रहे हैं। वे धर्म को अत्यधिक महत्व देते थे और धर्मनिरपेक्षता के विचार से ही असहमत थे। उनका मानना था कि धर्म तो संपूर्ण नैतिकता का आधार है, यदि हम उससे निरपेक्ष हो जाएंगे तो नैतिकता कैसे बचेगी, मतलब उनके हिसाब से धर्म होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि धर्म विहीन राजनीति तथा धर्म विहीन अर्थव्यवस्था मृतदेह के समान है, जिन्हें जला दिया जाना चाहिए। वे मानते थे कि भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता नहीं, सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्मों को एक ही नज़र से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी समस्या धर्म नहीं सांप्रदायिकता है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वे उसे प्राकृतिक मानते थे। वर्ण व्यवस्था मतलब वही 4 वर्ण जो होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ठीक है, सबसे ऊपर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, फिर वैश्य, फिर शूद्र। वो इसके समर्थक थे और वे उसे प्राकृतिक मानते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की आदर्श प्रणाली है। डॉक्टर अंबेडकर के मन में उनके इस विचार के प्रति जबरदस्त विरोध था। ध्यातव्य मतलब सुना जाता है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक होकर भी अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोधी थे। मतलब उसमें छुआछूत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नीचा काम कर रहा है तो भी उसे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। मतलब एक शूद्र भी क्षत्रिय के साथ बैठ सकता है, मतलब वर्ण व्यवस्था हो लेकिन एक दूसरे में भेदभाव ना हो, वो ऐसा चाहते थे। वे विभिन्न जातियों के सामूहिक भोजों तथा अंतर जातीय विवाहों का समर्थन करते थे ताकि जाति व्यवस्था हिंदू समाज से खत्म हो जाए। गांधी जी परिवार व्यवस्था के भी समर्थक थे और शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा उनके विचारों का सार तत्व थी, मतलब बेसिक एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। उनका मानना था कि बच्चों को कोरी सैद्धांतिक शिक्षा देने के स्थान पर उन्हें उचित मूल्यों तथा दक्षताओं के विकास पर बल दिया, मतलब उनके अंदर स्किल डाली जानी चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर कुछ काम कर सके। शिक्षा राष्ट्र भाषा में होनी चाहिए, विदेशी भाषा में नहीं। ये उनके विचार थे। तो ये था गांधी दर्शन।